सौरभ दिस साइड्स योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर। सो हम वापस आ चुके हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कोर्स में। आज हम करने वाले हैं आरएस नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर आप सब बोल रहे थे सर ये करा दो, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है आरएस नोमेनक्लेचर काइरल कार्बन्स के। तो बोला चलो यार आज फाइनली इसको हम कर ही लेते हैं, है ना। चलो अब देखो क्या है इसमें। सबसे पहले काइरल कार्बन्स के लिए यूज़ होता है कि आर या एस नोमेनक्लेचर है, ठीक है। या तो कोई काइरल कार्बन आर हो सकता है या तो कोई काइरल कार्बन एस हो सकता है, उसका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। अब देखो आर मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है। आर मतलब होता है आपको रेक्टस और एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर। अब आर आर क्यों कहते हैं किसी काइरल कार्बन को, आर कहते हैं क्योंकि वो राइटवर्ड्स रोटेट करता है, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। और जो एस यानी सिनिस्टर वाला काइरल कार्बन होता है वो लेफ्टवर्ड्स रोटेट करता है, या हम कह सकते हैं लेफ्टवर्ड्स यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो फिशर प्रोजेक्शन में हमें मेनली किसी भी कोई भी हमें प्रोजेक्शन दिया तो उसे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर आरएस नोमेनक्लेचर असाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टेप्स होता है इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एक काइरल कार्बन, चाहे वो एक कंपाउंड में 10 काइरल कार्बन क्यों ना हो, एक काइरल कार्बन का आप एक बार में करोगे, ठीक है, ये वन बाय वन एट अ टाइम। तो जब आप एक काइरल कार्बन का कर रहे हो तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्टेप आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल क्या होता है ये समझाऊंगा मैं। इसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे जो 4 डिफरेंट ग्रुप हैं उन्हें प्रायोरिटी असाइन करनी होगी, ये समझाऊंगा मैं। असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर टू ऑल डिफरेंट, ये मैं समझाऊंगा, इनकी टेंशन ना लो, टू ऑल डिफरेंट 4 ग्रुप्स, ठीक है। अब समझो जैसे आपका फिशर प्रोजेक्शन है तो ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अगर आपका इफ जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आया, जैसे आपने नंबरिंग किया तो आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आया, तो इस तरीके से आ सकता है ना। तो इस तरीके से आ सकता है, या आप एक तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, जैसे लोवेस्ट ग्रुप ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया तो ऐसा भी हो सकता है ये 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन पे आ जाए। तो इफ़ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, दोनों के लिए अलग अलग केस है, इफ़ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये अगर आपको वर्टिकल लाइन पे होता है तो आप क्या करोगे, आप 1 प्रायोरिटी से 2 प्रायोरिटी होते हुए 3rd प्रायोरिटी पे जाओगे, 4th को भूल जाओ। 4th का बस आप देख लिए कि लोएस्ट प्रायोरिटी जो 4th नंबर है, फर्स्ट जिसको आपने नंबर 1 दिया है वो सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी, नंबर 2nd, नंबर 3rd, और 4th यानी सबसे लास्ट यानी लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी कैसे सेट करना है वो बताऊंगा अभी क्वेश्चन में, CIP रूल क्या होता है। आपने एक बार प्रायोरिटी सेट कर ली, मान लो आपको आ गया, अब आपने चेक किया लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का है, तो वो अगर वर्टिकल लाइन पे, मान लो ये वाला केस वर्टिकल लाइन पे है लोएस्ट प्रायोरिटी, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस सीक्वेंस को फॉलो करो, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस सीक्वेंस को फॉलो करो। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर ये सीक्वेंस आपका क्या आता है, ये सीक्वेंस अगर आपका क्लॉकवाइज आता है तो यानी वो कार्बन क्या है, वो कार्बन आपका आर है। और इसी में अगर 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉक आता है तो वो काइरल कार्बन क्या है आपका एस। जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉक आ रहा है, ये क्लॉक भी आ सकता है, हम देखेंगे आगे। आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपको देखना है, अगर वो वर्टिकल लाइन पे है, दैट इज ऑन वर्टिकल लाइन, अगर वो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं। अगर वो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो आप 1 से 2 से 3 जाओ, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो दैट इज आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो दैट इज एस। सिंपल सी बात है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, लेकिन वर्टिकल लाइन के अलावा वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी हो सकता है, तो हम उसके लिए देखेंगे
कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे हो, वर्टिकल पे देखा था हमने, हॉरिजॉन्टल पे हो, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वही काम 1 से 2 से 3 जाएंगे। अगर क्लॉकवाइज आए, मान लो अगर आपका क्लॉकवाइज आता है, क्लॉकवाइज आए, एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है, तो अगर क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज आए, तो अगर क्लॉकवाइज आए तो पिछले बार वो आर हुआ था, इस बार वो एस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज आए तो पिछली बार एस था, इस बार आर होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो आप बस एक याद रखो, आपको सब याद हो जाएगा। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस, हॉरिजॉन्टल पे अपने आप क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी कैसे पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते CIP रूल से, और फिर कैसे एस और आर डिसाइड करते हैं। तो देखो, जैसे मैं दे रहा हूँ एक सवाल, ये COH OH CH3 और H। तो सबसे पहले आप देखो जो सेंटर वाला कार्बन है, कायरल कार्बन है कि नहीं, तो कायरल कार्बन है क्योंकि वो चारों अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। एक साइड ये कार्बोक्सिलिक से, एक साइड CH3OH और H। तो अब देखो ये कायरल है, अब ये जिनसे कनेक्टेड है, एक साइड ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, राइट साइड कार्बन, लेफ्ट साइड भी पहले कार्बन आ रहा है। मैंने CH3 इस तरीके से लिखा है, लेकिन एक्चुअली क्या है तो बॉन्डिंग कार्बन से, और कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है ना, है कि नहीं? ठीक। तो आपको देखो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो अगर आप ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन में चेक करोगे तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे आप? सेकंड में आता है कार्बन, तो अब दोनों कार्बन है तो दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। अब तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे सेम एटॉमिक नंबर मिल रहा है, तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जाओ। कार्बन के बाद क्या है, तो यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तो किसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रायोरिटी मिलेगी? जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन, तो ये सेकेंड पे आया। उसके बाद ये थर्ड पे आएगा, और हाइड्रोजन की तो सबसे कम होती है तो ये फोर्थ पे आएगा। अब आप चेक करो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है, ठीक, तो यानी ये वाला रूल। अब 1 से 2 से 3 की तरफ जाओ, 4 को बोलो, 1 2 3 क्लॉकवाइज, यानी ये हो गया आपका आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये राइटवर्ड्स यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। CH3 COH OH एंड H, ये दिया हमने। चलो अब इसमें करते हैं, तो देखो ऑक्सीजन को नंबर 1 प्रायोरिटी मिलेगी। अब दोनों कार्बन आ गए तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो तो कार्बन है, तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो 2 देन 3 देन आपको 4। तो यहाँ भी क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है ना। 1 2 3 जाओ, तो देखो 1 से 2 से 3 जाएंगे, 1 से 2 होते हुए ही 3 जाना है, पहले नहीं 3 चल जाना है, 1 से 2 होते हुए 3। तो ये अब एंटी क्लॉक आ रहा है, तो ये एस होगा। एक और एग्जाम्पल, दिक्कत है वहीं पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर दिक्कत है बैक करो, फिर देखो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं, और देखते हैं। ये हो गया आपका। अब एक बार हम देखते हैं CH3 H COH और OH। ठीक है, अब देखो अब क्या है इसमें, अगर हम प्रायोरिटी करो, खुद से एक बार ट्राई करो, पॉज करो, वीडियो कर लिए खुद से। चलो अब रिज्यूम कर दियो वीडियो, तो देखते हैं। कायरल है 1 2 3 4, प्रायोरिटी तो हमने देख चुके हैं, इसके कैसे डिसाइड कर रहे हैं। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो 1 से 2 से 3 जाओ एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल पे 1 से 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया आपको आर कन्फिग्रेशन। कितना इजी हो रहा है, कितना इजी हो रहा है बताओ, एकदम इजी। चलो आगे समझते हैं। ठीक है, देखो अब दो कायल कार्बन ले आए, CH3 OH H OH H CH3।
अब देखो दोनों कार्बन कायरल है, प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। पहले वाले कार्बन में तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर। उसके बाद कार्बन कार्बन में कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, तो इसके बाद कार्बन के बाद हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसमें कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन वाला को प्रायोरिटी मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा सेकंड प्रायोरिटी पे। ठीक, अब इसमें थोड़ा किचपिच ना हो, इसीलिए इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, राइट साइड लिखते हैं। ये हो गया नंबर 1, नीचे वाला आया नंबर 2 प्रायोरिटी, ये आएगा उसके बाद नंबर 3 और हाइड्रोजन लास्ट में आएगा नंबर 4। ठीक, अब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है और 1 से 2 से 3 जा रहे हैं क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल में है, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये पहला कार्बन क्या हो गया, एस कन्फिग्रेशन। इसकी बात करते हैं, तो इसको नंबर 1 देंगे, इस OH को। अब नीचे CH3, ऊपर कार्बन, तो ऊपर कार्बन नीचे कार्बन कॉन्ट्राडिक्ट, तो यहाँ पे कार्बन के बाद हाईएस्ट एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन के इस वाले में कार्बन के बाद हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन। समझ रहे हो, हम इसका चेक कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन और लेफ्ट में हाइड्रोजन। तो नंबर 1 तो ऑक्सीजन आया, नंबर 2 पे दोनों कार्बन है, तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कार्बन के बाद हाईएस्ट ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के बाद हाईएस्ट हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी मिला, तो ऊपर 2 आया। ठीक है, ये ऊपर वाले कार्बन का था, नीचे वाले कार्बन का, तो उसके बाद ये 3, देन हाइड्रोजन 4, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड हुआ। अब लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में 1 से 2 से 3 जाओ, ये क्लॉक था, ये एंटी क्लॉक हुआ, तो हॉरिजॉन्टल पे जब एंटी क्लॉक होता है तो आर हो जाता है, तो ये आर कन्फिग्रेशन हो गई, तो एक एस हो गया, एक आर हो गया। डन है बात, क्लियर है बात। अब देखो इसमें अगर मैं आपसे सवाल पूछ दूँ कि ये ऑप्टिकली, ये पूरा का पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड कैसे, आपको फंडामेंटल रूल बताया था, सिर्फ कायरल कार्बन होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती। अगर पूरे कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तब तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन 2 है ना, तो आप फंडामेंटल रूल पे जाओ, POS और COS चेक कर लो। ठीक है, तो POS और COS चेक करेंगे तो आप देख सकते हो इसमें आपको एक प्लेन ऑफ सिमिट्री दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर नीचे सेम आ रहा है एग्जैक्ट। तो ये जो आपका POS आ गया, इस POS के कारण क्या हो गया, आपको ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। एक भी प्लेन ऑफ सिमिट्री मिल जाए, तो आपको बताया था कि अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमिट्री मिल जाती है, एक भी प्लेन ऑफ सिमिट्री मिल जाती है, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और आप एक और तरीके से इसको समझ सकते हो कि देखो दोनों कार्बन एकदम सिमिलर है कि नहीं, CH3HOH CH3HOH, एक S है एक R है, तो मान लो S वाला क्या करता था, लेफ्टवर्ड रोटेट्स, R राइटवर्ड्स, क्लॉक एंटी क्लॉक, तो ये जितना लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, ये सिमिलर कार्बन है, ये उतना ही राइटवर्ड रोटेट कर देगा, तो नेट तो रोटेशन कैंसिल आउट हो गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर ऊपर वाले ने 10 डिग्री लेफ्ट रोटेट किया तो नीचे वाले ने 10 डिग्री राइट रोटेट कर लिया, तो नेट तो 0 हो गया। बात समझ में आ रही, ठीक है, तो सेम है, आप मतलब सिंपल ही बात करें तो POS मिल गया तो इनएक्टिव हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये मैं स्केल के तरह नहीं खींच पा रहा, समझना ये स्ट्रेट लाइन ही बनाई है मैंने, है ना। CH3HOH HBr CH3, खुद से कन्फिग्रेशन पहले डिसाइड करो ऊपर नीचे, और वीडियो पॉज करके बताओ ऐसे आ रहा है, कर लिया। देखते हैं अब मैं करता, देखो दोनों कायरल तो हैं, अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड हैं, ये 4 अलग से, ये 4 अलग से। इसके लिए प्रायोरिटी डिसाइड करता है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन को नंबर 1 प्रायोरिटी, फिर ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम हो गया। दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाईएस्ट ब्रोमीन है, तो नीचे वाले को ब्रोमीन की ज़्यादा एटॉमिक नंबर, नीचे वाले को प्रायोरिटी। हॉरिजॉन्टल ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये S होगा, आप चेक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज S है। ठीक है, यहाँ प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे, ब्रोमीन हाईएस्ट, देन ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, लेकिन ऊपर कार्बन पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी, देन 3 देन 4, हॉरिजॉन्टल पे है लेकिन
एंटी क्लॉक, क्लॉक पे एस था, एंटी क्लॉक पे ये आर हो गया। ठीक, ये एस है, ये आर है, डन। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको POS नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आप क्रॉस करोगे तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ऊपर OH है, नीचे BR है। यहाँ एकदम सिमिलर था OH, तो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा कंपाउंड POS नहीं मिला, तो ये कंपाउंड अब देख लो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर आपने जो कहा था एक S है और R है, एक जितना लेफ्ट रोटेट करेगा R उतना ही राइट रोटेट कर देगा, लेकिन अब ये दोनों कार्बन सिमिलर नहीं है, इसमें एक में OH है, एक में BR है, तो दोनों +10 और -10 नहीं रोटेट करेगा। मान लो ये लेफ्ट वर्ड्स 10 रोटेट किया, तो ये राइट वर्ड्स 10 ही नहीं रोटेट करेगा, क्योंकि अलग कार्बन हो चुका है। OH वाला है, ये BR वाला है। यहाँ एकदम सेम था, देखो है ना, यहाँ पे एकदम सेम था। चलो ठीक है, तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, आप होमवर्क में करिएगा। BR CHO H NH2 OH। अब मैं आपको समझ में आ रहा होगा सिमिलर कार्बन किसको कहते हैं, डिससिमिलर कैसे। ये दोनों सिमिलर कार्बन हुए, देख रहे हो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया इनएक्टिव। ये सिमिलर कार्बन नहीं हुए, नहीं ये सिमिलर कार्बन। ठीक है, अब ये वाला आपका काम है, नंबर 1 नंबर 2 आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे आपका 1 और 2 क्या आया, और ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और डिसाइड और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कैसे पता करते हैं। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको खुद से पहले सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके, नहीं बन रहा है या चेक करने के लिए आंसर, फिर वीडियो रिज्यूम करके आपको देखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं बारी बारी दे रहा, आपको बताना है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन OH CH3 HNH2, क्या कायरल कार्बन है इसमें? हाँ ये कायरल है। अगर पूरे कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। डन डन। ठीक, अगला सवाल, H CH3Br, ये कायरल नहीं है, क्योंकि दो सेम हाइड्रोजन, दो ग्रुप सेम हो गए हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। OI लिख रहा हूँ मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला जाते हैं, H OH, यहाँ पे BR, यहाँ पे CH3 तो देखो आपको जो ऊपर वाला कार्बन है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, नीचे वाला कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी एक्टिव ये भी एक्टिव। लेकिन अगर हम देखें तो हमें यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो OH BR ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हुए, ये कंपाउंड दो कायरल कार्बन हैं इसमें, और दोनों के दोनों कायरल कार्बन देखो डिससिमिलर है, डिससिमिलर है, जिसके कारण मेरे को कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, तो ये एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। डन। अगला सवाल देखते हैं, ऊपर H नीचे H CH3 OH OH, देखें तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, कोई डाउट ही नहीं है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन इसमें आपको क्या हो रहा है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री POS मिल गया, तो आपको क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्लियर होगी बात, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ तक थोड़े सिंपल सवाल थे, देखो बिना RS निकाले भी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर पा रहे हैं आराम से। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा ध्यान से देखेंगे, CH3 HOH
बस ये सवाल समझ गए तो आपका ऑलमोस्ट आप ऑप्टिकल एक्टिविटी का टफेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पहचानने वाला आपने सही कर दिया। अब देखो आप अभी क्या सोचोगे, ये कायरल है, ये कायरल है, चार अलग ग्रुप से कनेक्टेड है, CH3HOH नीचे वाला ग्रुप, इसमें ऊपर वाला OH CH3H अलग अलग ग्रुप। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ तो ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिल नहीं रहा, OH के नीचे CH3, H के नीचे OH, लेकिन अगर हम थोड़ा सोचो तो इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। देखो हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि दोनों कार्बन सिमिलर हैं, CH3OHH, CH3OHH दोनों पे सिमिलर ग्रुप्स कनेक्टेड हैं, तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है लेकिन मेरे को दिख नहीं रही है। तो उसको चेक करने का कैसे तरीका है कि कैसे पता करें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो देखो क्या किया जाता है, पोजीशंस ग्रुप की एक्सचेंज की जाती है। अब सुनो, जैसे मैं CH3 को H से एक्सचेंज कर दूँ, H को OH से एक्सचेंज कर दूँ, ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान क्या रखना होता है कि अगर आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हो किसी भी कंपाउंड में, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हो तो आपको जो R या S जो भी कन्फिग्रेशन होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हो, अगर आप ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हो तब भाई दिक्कत हो जाती है, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाता है। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर गया तो मेरा गलत हो गया भाई, ये नहीं कर सकते हम। तो हमें ध्यान रखना है, करेंगे तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करेंगे। तो देखो अब मैं क्या कोशिश करूँगा, कि मैं कोशिश करूँगा कि यार इसका अगर सिमिलर कार्बन मेरे को दिख रहा है, देखो मैंने कहाँ कोशिश नहीं की, यहाँ कोशिश नहीं की क्योंकि डिसिमिलर था। देखो HCH3OH HCH3Br तो ये सेम हो ही नहीं सकता, तो ख़त्म कहानी, POS मिल ही नहीं सकता। यहाँ सिमिलर है तो मैं कोशिश करूँगा, मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं ऊपर और नीचे पहले सेम चीज़ लाऊँ। तो ऊपर भी H लाता हूँ, तो क्या करूँगा, H और CH3 को एक्सचेंज कर दूँगा, H ऊपर चला गया, CH3 लेफ्ट आ गया, बाकी जैसे था वैसे। लेकिन ये सिंगल एक्सचेंज हुआ, एक एक्सचेंज से तो बात नहीं चलेगा, ऑड नंबर है, मेरे को इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करना है भाई, तभी ऑड पे रुकना नहीं है, इवन तक करके छोड़ना है। तो अब क्या हुआ कि अब मेरा जो ये एक और एक्सचेंज करना है, तो इस CH3 को इस OH से एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक। तो ऊपर नीचे H हो गया, देख रहा है आपको फायदा भी होगा उससे। देखो अब आपको दिखा कि आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, इसीलिए सिमिलर टाइप का कार्बन दिखे जो सिमिलर ग्रुप कनेक्टेड है, तो आप ये करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको मिल जाए। और मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना, बस इसीलिए ये POS मिल गया। तो ये आपको क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऐसा एक और क्वेश्चन अभी करेंगे, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Br Cl CH3 Cl BrH, ये भी कायरल, ये भी कायरल, और आपको POS नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं क्या सिमिलर कार्बन है या अलग कार्बन है। तो BrCl CH3 HCl Br, तो देखो यहाँ H है, इस पे CH3 है, अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये दोनों कायरल कार्बन जो है वो डिसिमिलर है। तो यहाँ तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा डिसिमिलर, यहाँ नहीं मिल सकता आपको POS, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, OA मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अगला क्वेश्चन करते हैं। Cl CH3 Br Br Cl CH3, अभी आपको नहीं दिख रहा है, दोनों कायरल कार्बन है, दोनों POS नहीं दिख रहा अभी, लेकिन Cl CH3 Br Cl CH3 Br सेम है, तो एक्सचेंज करने का ट्राई करते हैं। CH3 को ऊपर नीचे लाते हैं, तो एक एक्सचेंज, नीचे वाला तो जो जैसे था वैसे लिख देते कि CH3 ऊपर आ गया, Cl लेफ्ट साइड, एक एक्सचेंज से तो काम बनेगा नहीं, दो करना पड़ेगा इवन नंबर। तो Cl जो लेफ्ट साइड आया उसको Br से एक्सचेंज कर दिया, दो एक्सचेंज, एक यहाँ फिर यहाँ,
इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया आपको, तो ये क्या हो गया आपको POS जैसे ही मिल गया, तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। OI मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे बढ़ते, स्लाइड ख़त्म हो गई, स्लाइड ऐड कर देता मैं, एक सेकेंड। चलिए अभी देखते हैं। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है। कैसे? ये एक H से लगा हुआ है, एक CH3 से लगा हुआ है। इधर अलग ग्रुप मिल रहा है CH2, इधर अलग ग्रुप मिल रहा है CH3, तो अलग ग्रुप मिल रहा है कायरल। सेम फॉर दिस, इधर अलग HCH3 चारों अलग। अब कायरल है, लेकिन अगर आप देखो तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई आपको। तो ये क्या हो गया, दो कायरल कार्बन था, सिमिलर था, तो ये क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि आपको POS दिख गया। डन, चलो क्लियर हो गई। अब जो हमने अभी तक जो भी देखा उससे हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन्स हैं? कि अगर कंपाउंड में, अगर जो भी आपका कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन कायरल कार्बन है, अगर उसके पास ओनली वन कायरल कार्बन है, तो वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। OI लिख रहा, OA लिखूंगा, सॉरी इनएक्टिव नहीं, एक्टिव। OA लिख रहे यानी हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज। अब अगर दो है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। कैसे पता करें कि दो रहने पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? तो देखो, अब देखो, अगर दो है, मान लो दो कायरल कार्बन है, तो अगर दोनों कायरल कार्बन डिसिमिलर है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि अलग अलग हैं तो आपको सवाल ही नहीं उठता POS मिलने का। लेकिन अगर दोनों कायरल कार्बन सिमिलर हैं तो बाबा जी दिक्कत हो जाती है। तो हमें ये वाला फंडा करना पड़ता है, ये घुमा फिरा के चेक करना पड़ता है ना, चेक करना पड़ा घुमा फिरा के। अगर आप घुमा फिरा के चेक करने से बचना चाहते हो, जो कि बहुत इजी तरीका है, लेकिन मान लो एक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, मैं नहीं करूँगा सर वो, तो आपने जो RR और RS पढ़ा है तो उससे भी कर सकते हो। अगर दोनों सिमिलर आता है, ग्रुप चेक कर लोगे, तो आप दोनों कार्बन पे कन्फिग्रेशन देख लो। अगर दोनों कार्बन पे RR है या SS है तो एक्टिव होगा, और अगर एक पे, किसी भी एक पे R और एक पे S है तो इनएक्टिव होगा। ये एक शॉर्टकट है। डन, बस इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो हमने समझ गए कि कैसे ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव पहचाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों को यूज़ करते हुए इनांशियोमर, रेसमिक, डायस्टीरियोमर्स, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इतना पार्ट रिवाइज करके आओगे तब आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।